वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 4 सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चारों सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएगा। अब हम एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू करके इंजीनियरिंग फिजिक्स पर अंतिम प्रहार कर रहे हैं। उसकी सीरीज़ यहाँ पर हमने 2 कर ली हैं। आज जो हम नया सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसका कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है। यानी कि सारी चीज़ें अगर हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के हिसाब से देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस जो एक कमी रह गई थी वो है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको एनालाइज करना, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना। तो आज हम यहाँ पर 2 मार्क्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आज का जो टारगेट है वो है 2 मार्क्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट का रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका भी एक लॉजिक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट में क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस श्रृंखला का भाग 1 लेकर आए हैं, यानी कि पार्ट 1 है। आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हर पार्ट में हम जो फिक्स्ड क्वेश्चन नंबर्स हैं वही कराएंगे, जैसे 10 क्वेश्चन कराएं या 11 क्वेश्चन कराएं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चूंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को लिया गया है तो उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स वाले वो हमने एक ही पार्ट में कवर करने की कोशिश की है। लगभग 4 या पार्ट में ये आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट जो है, ये जो श्रृंखला है, ये खत्म हो जाएगी। उद्देश्य यही है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आइडेंटिफाई करना है, और 2 मार्क्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हेल्प से हम पूरे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को डे बाय डे हर एक पार्ट में रिवाइज्ड भी करते हुए चल देंगे। यानी कि आपका पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो रिकॉल भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। भाग नंबर 1। उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं अपने सोशल अकाउंट पर, वो आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें और किसी को भी एग्ज़ाम हॉल में बैठकर इन 4 सब्जेक्ट में जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं उसमें कोई भी समस्या ना हो। चाहे आप हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिस बच्चे को उसमें से पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो वो वहाँ से जाकर लाभ ले सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। यानी कि ये जो एनवायरमेंट एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या इसका प्रिंसिपल है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जनरली अगर हम बताएं, चूँकि आजकल क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है और उस इंडस्ट्रियल एरिया से कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। तो उसी चीज़ को अवेयर करने के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से आप भी अपने सब्जेक्ट में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट एजुकेशन जो है वो इसलिए पढ़ाई जाती है कि आप नेचर से रूबरू रहें, नेचर के बारे में जान सकें और उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो किस तरह, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डीपली में, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्म में कंपेयर टू द 2 मार्क्स क्वेश्चंस आंसर ज़्यादा प्रोवाइड कराया है डिटेल में। उसका रीज़न ये है कि साथ के साथ आपका सब्जेक्ट भी रिवाइज होता चले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन टीचेस पीपल अबाउट द नेचर एंड हाउ टू प्रोटेक्ट इट। यानी कि नेचर के बारे में बताएंगे और कैसे वो प्रोटेक्ट करते हैं, ये रीज़न है, ये
मेन प्रिंसिपल है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। इसमें फोकस करने वाली जो बात है वो है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को समझना, लर्न अबाउट पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। जो पॉल्यूशन हम आजकल टेक्नोलॉजी के संबंध में रेस्पेक्ट में करते जा रहे हैं उसके बारे में समझना, और क्लाइमेट उसकी वजह से कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में समझना दूसरा फोकस पॉइंट हो जाता है। तीसरा, कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन, वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। रेस्पेक्टिव वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ्स हैं उनके बारे में, उनके रेस्पेक्टिव में हमें समझना है चीज़ों को। आगे, टेकिंग एक्शन टू हेल्प द एनवायरनमेंट, और फिर ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद हमें एक्शन भी लेना है कि आप कैसे एनवायरनमेंट को और सही कर सकते हैं या उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द गोल इज टू क्रिएट द इन्फॉर्म्ड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हु केयर फॉर आवर प्लैनेट, यानी कि मुख्य उद्देश्य फाइनली अगर हम बोलें कि रेस्पॉन्सिबल बनना है एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में, जिससे कि हम अपने प्लेनेट की केयर कर सकें। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा डिटेल में आपको बताया है। इसका रीज़न यही है कि आपको अच्छे से समझ में आता चला जाए, रिवाइज होता चला जाए सब्जेक्ट। अदरवाइज 2 मार्क्स में आप ये लाइन लिखेंगे और कोई भी 2-3 पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, 2 मार्क्स के लिए इनफ रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अब जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों तरीके के कंपोनेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पर हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को यहाँ पर बताना है। तो जनरली अगर हम बात करें तो एन इकोसिस्टम हैव लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर, जो आपस में मिलकर एक साथ काम करती हैं। ठीक है, वही इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एनिमल्स जो कि कंज्यूमर्स होते हैं, फिर उसके बाद डिकम्पोजर्स जो कि जैसे कि बैक्टीरियाज हैं, है ना, ये हो गए आपके लिविंग। वहीं पर सन है जो एनर्जी सोर्स है प्लैनेट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, डिकम्पोजर्स के लिए, है ना। एयर है, वाटर है, सॉइल है, रॉक्स एंड मिनरल्स हैं। तो दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स, बट इनके बिना जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी कुछ नहीं है। तो दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, जो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम को करते हैं और पूरे साइकिल को, कंप्लीट साइकिल को चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो दीज पार्ट्स इंटरेक्ट क्रिएटिंग ए बैलेंस सिस्टम वेयर एनर्जी एंड मटेरियल साइकिल्स टुगेदर, यानी कि आपस में इंटरेक्ट करके ये एक साइकिल को कंप्लीट करके उसको चलाते हैं, उसको रन करते हैं। ईच कंपोनेंट्स प्ले ए वाइटल रोल इन कीपिंग द इकोसिस्टम हेल्थी, और हर एक पार्ट का कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो इकोसिस्टम को हेल्थी रखता है। ठीक है, जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी में चारों पहिए सही सलामत होने चाहिए, अदरवाइज गाड़ी जो है वो बैलेंस फॉर्म में नहीं चलेगी। वैसे ही लिविंग एंड नॉन लिविंग में जो भी पार्ट्स हैं उनका अच्छे से काम करना, उनका एक अच्छा रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है एक हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन रखना, या मेंटेन रखने में उनका इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, आई होप कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ब्रिंग आउट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड विद रीजन, मतलब बायोडाइवर्सिटी थ्रू द कंप्लीट वर्ल्ड हमें बतानी है और उसका रीजन भी हमें कुछ देना है। तो एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है वो वहाँ पर देखी जाती है जहाँ पर रेन फॉरेस्ट होता है, स्टेबल क्लाइमेट होता है ना, और सनलाइट प्रॉपरली वहाँ पर पहुँचती है। तो दीज आर द
रिचेस्ट, हम बोल सकते हैं रिचेस्ट रीजन होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, है ना। तो किस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इट रिचेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन्स की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन्स में हो जाएगा रेन फॉरेस्ट हो जाएगा, ड्यू टू स्टेबल क्लाइमेट हो जाएगा, एबोडेंट सनलाइट हो जाएगा एंड हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये सब आपके बायोडाइवर्सिटी के मेन रीजन हैं और जो कि आपका ट्रॉपिकल रीजन्स में रिचेस्ट फॉर्म में पाई जाती है। इट डिक्रीजेज टूवर्ड्स द पोल्स। पोल्स से जैसे ही हम दूर जाएंगे ये धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। वेयर हर्स कंडीशंस एंड द सेंसनल वेरिएबिलिटी लिमिट स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हार्श कंडीशंस वहाँ पर आएंगी, डिफरेंट वेरिएबिलिटीज़ वहाँ पर आएंगी, तो स्पेसीज जो हैं, जो डाइवर्सिटी में वहाँ पर डिफरेंट तरीके के पशु पक्षी रहते हैं या फिर डिकम्पोजर्स रहते हैं या प्रोड्यूसर्स रहते हैं, वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट फिर करते हैं। ठीक है, अलग अलग, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, पोल से जैसे ही हम दूर जाते हैं तो डाइवर्सिटी जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड यहाँ पर पूछा गया था। ठीक, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है, जो कि आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने हेल्थ इशू बहुत देखे हैं कि जो जो चीज़ें हम खा रहे हैं सब में पेस्टिसाइड्स या फिर मिलावट वाली चीज़ें हम आजकल खा रहे हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी लाइफ का। मतलब जो चीज़ हम खाने के लिए उगा रहे हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से अगर हम उगाएंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, और हेल्थ अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, पूरी बॉडी हमारी फिट रहेगी और हमारा माइंड भी अच्छे से काम करेगा। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप क्या लिखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग जनरली वो फार्मिंग होती है जिसमें आप पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो किस तरीके से आप लिखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए वे ऑफ ग्रोइंग द फूड विदाउट यूजिंग आर्टिफिशियल केमिकल्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आर्टिफिशियल केमिकल्स का हमें यूज़ नहीं करना है और जेनेटिकली जो मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है उनका भी यूज़ नहीं करना है, वही ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। फार्मर्स रिली ऑन द नेचुरल मेथड्स टू कंट्रोल द पेस्ट एंड द इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। मतलब अगर फार्मर को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको नेचुरली मेथड से सॉल्व करे और इम्प्रूव करे सॉइल की हेल्थ को। ठीक है, आगे दे यूज द कंपोस्ट एनिमल मैन्योर एंड द क्रॉप रोटेशन टू कीप द लैंड फर्टिलाइज। यानी कि वो जो है फार्मर वो कहीं ना कहीं इस तरीके से यूजेस करे, जैसे एनिमल्स का जो वेस्टेज होता है उसका यूज़ करे, फिर आगे क्रॉप का जो वो खेती करता है उसमें जो बोता है फसल अलग अलग, उसका रोटेशन करे। ऐसा ना हो एक ही फसल पूरे खेत में 5 साल से बोता आ रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी सॉइल की जो हेल्थ है, फर्टिलिटी है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दिस अप्रोच एम्स टू प्रोड्यूस हेल्दी फूड while protecting the environment and promoting the biodiversity। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस तरीके से फार्मिंग करने से हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, हेल्दी फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे और कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट या प्रमोट करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग फोकस ऑन सस्टेबिलिटी एंड वर्किंग विद द नेचर रेदर देन अगेंस्ट इट। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो सस्टेनेबिलिटी पर काम कर, यानी कि जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमको लेकर जाएगा और जिससे कि नेचुरल जो चीज़ें हैं वो हम फिर यूज़ करके एक अच्छा हेल्दी फूड कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो वो साइकिल हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की जो साइकिल है वो हेल्दी फॉर्म में चलती रहती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। अभी देखिए हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के समय में मॉडर्न एग्रीकल्चर में नहीं आएगी, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम भूलते जा रहे हैं, और उसको भूलने पर हम मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर करने के लिए बाध्य हो गए हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए मॉडर्न एग्रीकल्चर के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो एडवांटेजेस में अगर हम बात करें कि हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, तो उससे होता क्या है, क्रॉप जो है वो बढ़ जाती है, हमारी जो फसल है उसकी मात्रा प्रोड्यूस होने की वो बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना। पेस्ट एंड डिसीज जो हैं फसल में वो कंट्रोल हो जाती हैं जल्दी से। सॉइल हेल्थ जो है वो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स, और क्योंकि हम ज़्यादा क्रॉप ले रहे हैं, एफिशिएंसी सही है, डिजीज कम हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सॉइल्स की हेल्थ को हम मैनेज कर लेते हैं एकदम से, ठीक है। और इरिगेशन वहाँ पर हमें थोड़ा सा कम या फिर मात्रा में करना पड़ता है। तो कुछ ये एडवांटेजेस हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो आप कैसे लिखेंगे एडवांटेजेस? तो इंक्रीज क्रॉप यील्ड, हायर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सप्लाई, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। एक हम ये कह सकते हैं कि ये ज़रूरत भी है मॉडर्न एग्रीकल्चर। देखिए, दो धारी तलवार होती हैं चीज़ें, लेकिन उस दो धारी तलवार को किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो मायने रखता है, ठीक है। अब अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमें ज़्यादा फसल प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, अदरवाइज भुखमरी आ जाएगी बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। भुखमरी तो अब भी है, लेकिन वो अधिक मात्रा में हमें झेलनी पड़ेगी फिर, इसलिए हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर पे तो जाना पड़ेगा, और जिससे कि हायर प्रोडक्टिविटी होती है और फूड की सप्लाई होती है, एफिशिएंसी बनी रहती है, पेस्ट एंड द डिजीज कंट्रोल होती हैं एकदम से, क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, दवाइयों का, अलग अलग केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं, तो वो तुरंत जो डिजीज हुई हैं क्रॉप में उसको कंट्रोल कर लेता है। फिर आगे सॉइल हेल्थ का मैनेजमेंट हो जाता है, फर्टिलाइजिटी जो है वो एनहेंस हो जाती है सॉइल की, ठीक है। और इरिगेशन, जिससे कि मतलब इम्प्रूव्ड होता है वाटर मैनेजमेंट एंड द यूजेस। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर की, लेकिन अगर इसको एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। वो क्या होंगी डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स आप, फर्टिलाइजर्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को हार्म कर रहा है, चाहे वो लिविंग थिंग्स को हार्म करे, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स को हार्म करे, है ना। सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। हम उस समय तो सॉइल का मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहाँ पर सॉइल के हेल्थ में कहीं ना कहीं डिक्रीज या डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। वाटर यूजेस, कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वाटर्स का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, और वो आपके वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनके लिए हार्मफुल है। बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में मतलब जो अलग अलग टाइप के छोटे छोटे कीट हैं, कीट पतंग हैं, वो जब आप दवाइयाँ फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। और हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है, कैंसर्स की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हम जो फर्टिलाइज्ड यूज़ करके हम फूड जनरेट कर रहे हैं वही हम कंज्यूम कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए ही रिस्की है, और हमारी ही हेल्थ को कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज थी मॉडर्न एग्रीकल्चर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा इस सीरीज को भी देखते हुए, और आपको पता भी चल रहा होगा किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करने के क्या मेरिट्स हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जनरली क्या होते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो ईयर बाय ईयर रिन्यूअल हो जाते हैं, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि
जो रिन्यूअल होते हैं वो ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल बाद हो गए, बहुत ज़्यादा समय वहाँ पर लगता है। तो इसके कुछ मेन मेरिट्स या फिर हम फीचर्स की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे एनवायरमेंटली फ्रेंडली यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली रहते हैं। दूसरा सस्टेनेबिलिटी यानी कि सस्टेनेबल रहते हैं, वॉज नॉट रन आउट लाइक द फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी तरह वो ख़त्म नहीं होते हैं, है ना। एनर्जी सिक्योरिटी वहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द फॉरिजन ऑयल्स, यानी कि जो फॉरिजन ऑयल्स हैं उन पे जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है एनर्जी को लेकर। तो एनर्जी की कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है। जॉब क्रिएशन, है ना, बूस्ट द लोकल इकोनॉमिक्स, लोकल इकोनॉमिक्स जो है उसको बूस्ट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है इंस्टॉलेशन की वो कम होती है, या उसको रन करने के लिए कम हमें कॉस्ट लगानी पड़ती है। इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ, कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करती है। लेस एयर और वाटर पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। डाइवर्स एनर्जी मिक्स, है ना, जो एनर्जी है डाइवर्स वो मिक्स जैसे इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेज ग्रिड स्टेबिलिटी, जिससे कि ग्रिड स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और लास्ट में अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन, ठीक है, दैट मीन्स ड्राइव एडवांस्ड इन द एनर्जी सेक्टर, कहीं ना कहीं एक एडवांस्ड फॉर्म में यहाँ पर अगर हम बात करें एनर्जी के सेक्टर में तो वहाँ पर देखने को मिलता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूजेस, है ना। तो ये पॉइंट्स आपके हो जाते हैं मेरिट्स की फॉर्म में। तो 2 मार्क्स के लिए आपसे 3 या 4 पॉइंट आपके लिए इनफ है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था जिसमें आपसे मेरिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि व्हाट आर द सोर्सेज या इफेक्ट ऑफ द मैराइन पॉल्यूशन, मैराइन पॉल्यूशंस के क्या सोर्सेज हैं, वो क्या सोर्सेज हैं और क्या इफेक्ट्स हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज हो जाएंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, ऑयल स्पिल्स, प्लास्टिक वेस्ट, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन और मैराइन ट्रैफिक। तो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ द मैराइन पॉल्यूशन। जो मैराइन पॉल्यूशन होता है उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, सीवेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है, एग्रीकल्चर से जो कचरा आता है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉल्यूट करता है, ऑयल स्पिलिंग यानी कि जो इंडस्ट्रीज से या फिर घरों से जो सीवे मतलब वेस्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं ऑयल की फॉर्म में स्पिल होता है और वो मैराइन पॉल्यूशन करता है। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्म करती है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन और मैराइन ट्रैफिक, दीज आर द सोर्सेज ऑफ द मैराइन पॉल्यूशन। और इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं इसकी, हार्म टू मैराइन लाइफ, इको सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि हार्म कर रहा है मैराइन लाइफ को, ये जो मैराइन पॉल्यूशन है वो फिर इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, रिड्यूस हो रही है बायोडाइवर्सिटी, है ना। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें सब चीज़ें अगर साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल रही हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। लेकिन अगर एक भी चीज़ वहाँ पर डिस्टर्ब होती है तो कहीं ना कहीं पूरी कंप्लीट साइकिल वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, इकोनॉमिकली लॉस होता है फिशिंग और द टूरिज्म का, है ना, ह्यूमन हेल्थ रिस्क रहता है, कोरल रेफल डैमेज होने के चांसेस हैं, बीच पॉल्यूशन होता है, ऑक्सीजन डिप्लीशन इन द वाटर, ये सारी इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं मैराइन पॉल्यूशन की, ठीक है। तो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 आप सोर्सेज लिख देंगे और 3 से 4 आप इफ़ेक्ट्स लिख देंगे, जो भी आप अच्छे तरीके से इजीली वे में याद रख सकते हो वो आप याद कर लेंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। अगर आज के पेपर की आपकी बात करें तो जो अब आप पेपर देंगे उसमें आपके 7 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं 2 मार्क्स वाले सेक्शन में। अब ये क्वेश्चन क्योंकि पेपर पहला है, पुराना है, इसमें आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो
अब हम 10 क्वेश्चन यहाँ पर आगे करेंगे, अदरवाइज आपके जो भी लास्ट 3 पेपर हुए हैं जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें 7 क्वेश्चन ही सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, ब्रिंग आउट रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर पर क्या रिएक्शन होता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो स्ट्रेटोस्फेयर की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर का यहाँ पर जिक्र होता है ओजोन लेयर को लेकर, जो कि एक महत्वपूर्ण लेयर है हमारी बॉडी तक या फिर अर्थ के सरफेस तक, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं सन से निकलती हैं तो वो आने से रोकता है और ये हमारे स्किन कैंसर को बचाता है। ठीक है, मतलब जो अल्ट्रा वायलेट रेज अगर डायरेक्टली हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो वो कहीं ना कहीं स्किन कैंसर का कारण बनती हैं और उससे हमें बचाता है ओजोन लेयर, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के आसपास बनती है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये रिएक्शन क्या होगी उसके लिए कि रिएक्शन इन द स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन फॉर्मेशन, यानी कि O2 यानी कि ऑक्सीजन जब अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ रिएक्ट करेगा देन वो क्या देगा हमें, OO को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। देन जब एक O पार्टिकल ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो इट प्रोड्यूस द ओजोन। ठीक है, तो ये ओजोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब जब हम ओजोन डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो जब ओजोन O3 जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ रिएक्ट करेगा तो इट बिकम्स O2 प्लस O, तो ये डिस्ट्रक्शन हो गया ओजोन का। वहीं पर ओजोन डिप्लीशन बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर हम देखें तो क्लोरीन प्लस ओजोन, ये O3 इस तरीके से आप लिखेंगे, O2 कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा जब क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट बिकम्स द क्लोरीन ऑक्साइड प्लस O2। देन क्लोरीन ऑक्साइड जब O के साथ मिक्स होगा या रिएक्ट करेगा तो इट बिकम्स क्लोरीन, आपको वहां से मिलेगा प्लस इधर से ऑक्सीजन का पार्टिकल मिल जाएगा। ठीक, वहीं पर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब रिएक्ट करेंगे ओजोन के साथ तो क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ओजोन, दैट इट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और वाटर के साथ वेपर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो H2O वाटर जब रिएक्ट करेगा O के साथ देन इट बिकम्स 2OH। तो दीज आर द रिएक्शंस जो एटमॉस्फेयर पर होती हैं या एटमॉस्फेयर पर देखी जाती हैं, डिफरेंट ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन डिस्ट्रक्शन और ओजोन डिप्लीशन का CFC के साथ रिएक्शन, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखें तो वो भी यहाँ पर है, और वाटर वेपर रिएक्शन क्या है वो यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो दीज रिएक्शंस मेंटेन द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल UV रेडिएशन। ह्यूमन मेड pollutants कैन डिस्ट्रैक्ट दिस बैलेंस लीडिंग टू द ओजोन डिप्लीशन। मतलब ये जो है ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, वो हो रहा है ड्यू टू द पॉल्यूशन जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मेन कारण है जितना भी हम ठंडी चीज़ों वाला मशीन्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पर CFC प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गया, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वही ओजोन डिप्लीशन का जिम्मेदार है। और ओजोन इतना इम्पोर्टेंट है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, जिस वजह से स्किन कैंसर की समस्या नहीं होती। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, उससे पहले आंसर आ गया है, ठीक है, कोई नहीं। व्हाट इज द फॉरेस्ट इकोसिस्टम? फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम की तो ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि आपका प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, जब इकोसिस्टम की बात आती है तो उसमें बेटा दोनों रहते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अगर हम लिविंग की बात करें तो ये हो जाते हैं, वहीं पर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें तो सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया।
ठीक है, देखिए चीज़ों को समझना है हमको। इकोसिस्टम का मतलब होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पहले ही हम क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है। अब वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहा है, तो फॉरेस्ट में जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों थिंग्स देखने को मिलेगी, है ना। और वो जब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट करेंगी देन इट बिकम इकोसिस्टम। इंटरेक्टिंग विद ए फॉरेस्टेड एरिया वो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाती है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब की फीचर्स में मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, अदरवाइज 2 मार्क्स के लिए आपको इतना ही लिखना है। की फीचर्स में अगर हम बात करें तो की फीचर्स में हो जाएगा डोमिनेटेड बाय द ट्रीज, क्योंकि फॉरेस्ट है तो वहाँ पर डोमिनेशन जो होगा वो ट्रीज का ज़्यादा होगा, ट्री बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मल्टीपल लेयर्ड स्ट्रक्चर रहेंगी, ठीक है। रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। रेगुलेटिंग क्लाइमेट एंड द वाटर साइकिल्स वहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्रोवाइडिंग द हैबिटेंट्स फॉर वेरियस स्पेसीज, मतलब वेरियस कोई पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए एक हैबिटेंट माहौल जैसे कि कल्चर वहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एंड द एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि डोमिनेंस ऑफ ट्रीज है तो प्रोड्यूस ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होगी और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी अधिक मात्रा में की जाएगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग थ्रू द डिकम्पोजिशंस एंड सपोर्ट फूड वेब एंड द एनर्जी फ्लो, और सपोर्ट करेगा फूड वेब को और एनर्जी फ्लो को। तो ये इकोसिस्टम है। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल और केवल ये बताना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने की फीचर्स भी आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उससे पहले एक लाइन और यहाँ पर लिखी हुई है, फॉरेस्ट प्ले क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ इकोलॉजिकली बैलेंस एंड प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ्स। यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है इस अर्थ प्लैनेट पर, ठीक है, जिससे कि इकोलॉजिकली बैलेंस बना रहे और वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है ह्यूमंस को भी और वाइल्ड लाइफ को भी जो वहाँ पर रहती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर ली है तो एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर से रिलेटेड, ठीक है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट जो है वो हम इकोसिस्टम कह देंगे, फिर उसमें चाहे लिविंग एंड नॉन लिविंग कोई सी भी थिंग हो, है ना। तो अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम की तो एन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज ए वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ विद नॉन लिविंग जो आसपास उनके हैं, है ना। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो वाटर बेस्ड हैबिटेंट्स होता है, फ्रेश वाटर और मैराइन। डिटेल में सारी वीडियोस टॉपिक वाइज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो वहाँ पर जाकर आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आगे डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स जैसे कि फिश, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंक्लूड द लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एंड द वेटलैंड्स, वो सारे आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाते हैं। रेगुलेटेड वाटर साइकिल एंड द क्लाइमेट, ठीक है, जो रेगुलेट रहेगी वाटर साइकिल और क्लाइमेट वहाँ पर। और लास्ट वन इज सपोर्ट यूनिक फूड वेब, मतलब एक्वेटिक फॉर्म में अगर हम देखें तो वहाँ पर एक फूड वेब वहाँ पर क्रिएट रहता है। फूड वेब, फूड चेन क्या होती है वो सब हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या पॉइंट्स हैं। प्रोवाइड्स एसेंशियल रिसोर्सेज जैसे फूड और वाटर है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन बाय द एक्वेटिक प्लांट्स, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती हैं। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इन द वाटर, वाटर में न्यूट्रिएंट्स की साइकिल मेंटेन रहती है। वेरीज इन द सैलिनिटी, डेप्थ एंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से, सैलिनिटी के हिसाब से जो इकोसिस्टम है वाटर का वो वेरी करता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम था, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम 2 मार्क्स में केवल और केवल आप इतना लिखें और की फीचर्स 1-2 आप दिखा सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर वाइटल फॉर द बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन नीड्स एंड द ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ। देखिए जो भी इकोसिस्टम है
चाहे आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले लीजिए, चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम ले लीजिए, है ना, सब कहीं ना कहीं एक पूरे एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए अपना अपना रोल अदा करते हैं, और दोनों का हेल्दी होना कहीं ना कहीं पूरे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम से भी आपका ह्यूमन नीड्स पूरी होती हैं, है ना, ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ होता है पूरा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर एक इकोसिस्टम एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है ना। दे फेस थ्रेट्स फ्रॉम पॉल्यूशन, ओवरफिशिंग एंड द क्लाइमेट चेंज, और कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन से के कारण, ओवर फिशिंग यानी कि ज़्यादा मात्रा में फिशेस का एक्वेटिक इकोसिस्टम से लेना, या फिर क्लाइमेट चेंज जो है वो कहीं ना कहीं एक्वेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, और ये हम भी जानते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पीछे डिस्कस किए थे वाटर पॉल्यूशंस को लेकर, वो कहीं ना कहीं हार्म करते हैं आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम को। तो आई होप एक्वेटिक इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आप डेफिनेशन और शॉर्ट फॉर्म में 2 या 3 पॉइंट्स आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पार्ट आपको कैसा लगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, देखिए इसका भी बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जब आप पूरी सीरीज ये 4 से 5 पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे, वो आप देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। देखिए सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, कुछ सब्जेक्ट हार्ड होते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके ईजी होते हैं। तो जो ईजी सब्जेक्ट हैं उनमें हमें एक हाई लेवल की तैयारी करके, मतलब हमें मार्क्स अच्छे गेन कर लेने चाहिए। अगर हमें किसी हार्ड पेपर में कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ से जो मार्क्स हमारे हैं वो मेंटेन कर लें, जो ये इजी सब्जेक्ट है। तो आप हल्के में बिल्कुल ना लें, इजी है, पास आप हो जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स अचीव कैसे करने हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको इस सब्जेक्ट में भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वैल्यूएबल कमेंट्स आप ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बच्चों को पता चल सके कि इंजीनियर्स गेटवे पर एक जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको कितना हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अपने हर एक सोशल अकाउंट्स पर आप वीडियो को शेयर कर दें, जिसको भी वहाँ से लाभ लेना है वो वहाँ से जाकर देख सकता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में इस सीरीज के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।